नमस्कार, हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जहां बात होगी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई, बात होगी किस तरह से मालदीव और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही बातें होंगी खेल जगत, आर्थिक जगत और अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास, वो भी हम करेंगे आपके साथ साझा। लेकिन आइए सबसे पहले सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की मालदीव यात्रा पर। राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ मुलाकात के बाद कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री। टैरिफ कम करने और रोजगार सृजन के इरादे से भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। प्रधानमंत्री ने बताया साझा समृद्धि का खाका, तो ब्रिटिश पीएम ने कहा समझौते से दोनों देशों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमान। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4078 दिन पूरा करने के बाद पंडित नेहरू के बाद बने दूसरे पीएम। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा संभव। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन और तटीय नौवहन विधेयक पारित कराने की होगी कोशिश। और फाइड महिला शतरंज में भारत पहला विश्व खिताब जीतने की तैयारी में। कल कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा 6 और मात का खेल। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत और मालदीव के संबंधों में आज से नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज माले पहुंच रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मालदीव अपनी स्वतंत्रता की 60वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे जुड़े समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। यह मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। राष्ट्रपति मुइज़ का एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पहली बार स्टेट विजिट बन रहा है, हमारा ही प्रधानमंत्री का बन रहा है। एंड इनका 60वां जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्र दिवस का, उसमें भी ये विशेष अतिथि बन के आ रहे हैं। ये भी बहुत सालों के बाद पहले बार किसी को निमंत्रण किया गया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, वो बायलैटरल बातचीत करेंगे, हमारा इनका राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत भी करेंगे, डेलीगेशन लेवल बातचीत भी करेंगे। और बहुत सारा जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट के दौरान, इंडिया का ग्रांट असिस्टेंस के दौरान, इंडिया का बायर्स क्रेडिट के दौरान जो भी हमने मदद करके इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किए हैं, उसमें से कई सारे चीज़ों को हैंड ओवर भी करेंगे, इनॉग्रेट भी करेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे, जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है, तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है, ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी
फिल्म दे देता है, जिससे आप क्या तकलीफ़ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं, जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं, जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए, और 10 किलोमीटर तक इसकी 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा, और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे इस यात्रा के बाद नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मालदीव का पर्यटन उद्योग सी प्लेन पर फलता फूलता है और भारतीय इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त माले में हूँ और मेरे ठीक पीछे है ये सी प्लेन। ये है ट्रांस मालदीवियन एयरवेज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सी प्लेन कंपनी है, जिसके पास अपने 65 जहाज़ हैं। सी प्लेन का मालदीव के टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे भी बढ़कर जो भारतीय यहाँ पर हैं वो इस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, यानी कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हवा में उड़ते माले का विहंगम दृश्य और हिंद महासागर के बदलते रंग देखना, यह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। क्रिस्टल जैसी साफ कोरल की चट्टानें नीचे एक जीवंत दुनिया की झलक देती हैं। भारत की मौजूदगी मालदीव के आर्थिक विकास में सर्वत्र दिखती है, जिसकी एक झलक यहां आसमान से भी साफ दिखाई पड़ती है। यह है भारत द्वारा बनाया जा रहा मालदीव का सबसे लंबा पुल, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई को प्रदर्शित कर रहा है। सी प्लेन की उड़ान में हम ठीक उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हम आपको दिखा सकते हैं गर्व के साथ वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। 6.7 किलोमीटर लंबा यह पुल यकीनन भारत और मालदीव की दोस्ती में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि ये है मालदीव का सबसे लंबा पुल। 2021 सितंबर में शुरू हुआ यह पुल बनकर खत्म होगा अगले साल सितंबर में, यानी कि 2026 में। सी प्लेन संचालन में भारतीय पेशेवर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो पायलट हो या टॉप मैनेजमेंट। इंडियंस का काफ़ी अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमारी कंपनी में भी काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे इंडियन काम कर रहे हैं, और बाकी दूसरी ऑपरेशंस की पोजीशंस पे भी हमारे यहाँ काफ़ी इंडियंस हैं। इस द्वीपीय देश में सी प्लेन परिवहन का सबसे पसंदीदा माध्यम है, और इसकी हर उड़ान एक नया रोमांच पैदा करती है। मालदीव के टूरिज्म में सी प्लेन इंडस्ट्री का अहम योगदान है। ये कन्वीनियंट है, वक्त बचाता है, और साथ ही आपको एडवेंचर भी देता है। तो अगर आप मालदीव में हैं तो आप सी प्लेन का ज़रूर मज़ा लेंगे, और इसके साथ ही ये बात भी जानकर आपको खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में भारतीय अहम योगदान निभा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे और शिवा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ माले। हवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मालदीव पहुंचेंगे तो भारतीय मूल के स्कूली बच्चे छाऊ नृत्य पेश करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से ये बच्चे राजधानी माले स्थित इंडियन कल्चरल सेंटर में खास तैयारी में जुटे हैं। देखिए माले से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक और रिपोर्ट।
मैं इस वक्त इंडियन कल्चर सेंटर माले में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय मूल के ये बच्चे ख़ास तौर से तैयार हैं और ये करने जा रहे हैं छाव डांस प्रधानमंत्री के सामने। छाव जो हमारे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत पॉपुलर है। क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या, आप प्रधानमंत्री के सामने आप परफॉर्म करोगे, कैसा लग रहा है? कितना एक्साइटमेंट है? बहुत खुशी हो रही है और ये गर्व की बात है कि हम प्राइम मिनिस्टर के सामने छाव डांस प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कितनी तैयारी की है आपने इस डांस के लिए? हमने बहुत मेहनत की है इस डांस के लिए, हमने पहली बार सीखा है। हम चाहते हैं कि हमारा डांस जब हम प्राइम मिनिस्टर के सामने करें बहुत अच्छा हो और मुझे ये यकीन है कि हम अच्छे से उनके सामने डांस कर पाएंगे। बिल्कुल, और हमें भी यकीन है कि आप बहुत अच्छे से उनके सामने डांस करेंगे। काफ़ी मेहनत करी है इन बच्चों ने, 2 हफ्ते से अपने टीचर्स के साथ ये लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से आप इतने एक्साइटेड हैं? उन्हें हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ और उनके सामने ये डांस प्रेजेंट कर सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम? Shanu Gayalini. And how much have you prepared for this? I guess I have prepared for this for 3.5 weeks. Okay. Now there's another little one. I am told you are a student of ICC. Yes, I am. Okay. I'm a student of ICC. Okay. So what did you learn about Chow dance? Do you like it? I enjoy it very much. Okay, you're still enjoying. She is still enjoying. And how is the feeling? Prime Minister will be here. So how's the excitement? I am super excited for this. Super excited? Yeah. I'm going to meet the Prime Minister and I'm dancing for Wow. So what is your feeling? Very excited and a bit nervous too. A bit nervous? Why? It's a national event and we're dancing in front of the Honorable Prime Minister, so there's so much on the shoulders. Well, absolutely. So how is the feeling that you are getting to learn our own culture in a different country? It feels really good because we can learn things in another country while also enjoying it. Yes. Okay. What's your name and what do you like in the Prime Minister? My name is Femi and he's really a humble person. I really love to meet him very soon. Okay. तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम बच्चे इन्होंने काफ़ी तैयारी की है, बहुत खुशी है, बहुत गर्व हो रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है उसका अंजाम ज़रूर अच्छा होता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ माले। और वहीं मालदीव में भारतीय मूल के लोगों ने खास पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव आगमन से वहां रह रहे भारतीय खासे उत्साहित हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भारतीय मूल के लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको। मालदीव अपनी स्वतंत्रता के 60 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर हाजिर होंगे एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और इसके साथ ही भारत और मालदीव अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 60 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा की एक बहुत बड़ी और क्रूशल भूमिका है। मेरे साथ है कुछ महिलाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनालिसा से। मोनालिसा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है। मोनालिसा, आप कब है यहाँ पर और क्या इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है? मैं 2012 से हूँ, तो लगभग 14 साल हो गया। इंडियंस यहाँ पे काफ़ी है। हमारे रिजॉर्ट सेक्टर में अगर आप देखोगे करीबन 60 से 70% हर रिजॉर्ट में लगभग इंडियंस होते हैं। किचन में, बिग मार्केटिंग में। मैं खुद जर्मन कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से, बट हूँ तो इंडियन ही आखिर में। और यहाँ पे इंडियन का प्रेजेंस भी काफ़ी है और पीएम मोदी जी इज़ कमिंग, तो हर किसी में एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, हर कोई खुश है। सड़कों पे तिरंगे तिरंगे नज़र आ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आ रही है? ये जो फीलिंग और ये जो एहसास है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वो होता है ना कि रूंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बस वही हो रहा है हमारे साथ। हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरे साथ है एक डेंटिस्ट है जो लोगों के दांत और उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्या कहेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और आप तो पहले मिल भी चुके हैं। हाँ, मेरा एक फीलिंग हो रहा है कि हम लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं
और हमारा पेरेंट आ रहा है हमसे मिलने के लिए, तो ऐसा फील हो रहा है कि सो वी फील प्रोटेक्टेड अंडर हिम। सो दैट इज 2019 में भी उनसे मिले थे, अब और तब में किस तरह का चेंजेस आप देख रहे हैं? अभी इट इज मोर कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल डायस्पोरा, सो दैट इज व्हाट नो वी आर सो प्राउड टू हैव सच ए प्राइम मिनिस्टर। मेरे साथ हैं वो शख्स जो डायस्पोरा को, अपने कल्चर को यहाँ पर बांधे हुए हैं। मंजिष्ठा, ये बताइए सबसे पहले आपका जो सेंटर है उसका क्या रोल रहता है ख़ास तौर से अपने कल्चर को यहाँ बनाए रखने में? हम इंडियन कल्चरल सेंटर के द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रसार और प्रचार में हम बहुत काम करते हैं और हमारे सहयोग में इंडियन ऑल द लोकल कल्चरल बॉडीज़ बहुत सहयोग देते हैं। बाकी इंडियन डायस्पोरा के साथ भी हम मिलके काम करते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है ये। एंड द चिल्ड्रन राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। आई मीन इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट। अत्यंत गर्व का पल है हम सबके लिए। स्टेज पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री के स्वागत की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इन भारतीयों की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। वो जो एक माहौल बनेगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि भारतवंशी क्यों आगे हैं और क्यों उनका नेतृत्व उनको हमेशा आगे रखता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। तो मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते हैं वो दशकों पुराने हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, हमने देखा कि वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, ख़ास तौर पर इंडियन डायस्पोरा, वो उत्साह के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। और किस तरह से हमने देखा कि जो कल्चरल कांटेक्ट है, कल्चरल रिकनेक्ट है दोनों देशों के बीच, वो बहुत अहम होने वाला है सॉफ्ट पावर के लिहाज से। और माले से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो। विशाल, सुप्रभात आपको। सवाल ये कि हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी, बेहतरीन रिपोर्ट्स थी, और उसमें एक बात साफ उभर कर सामने आ रही है कि भारत और मालदीव के रिश्ते इस यात्रा से एक नई इबारत लिखने के लिए, जो कि विकास से जुड़ी है, तैयार है। आंचल, सबसे पहले आपको सुप्रभात। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन जितना मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त एक रिजॉर्ट पे हूँ। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये हिंद महासागर है और इसी रास्ते प्रधानमंत्री इस रिजॉर्ट तक आएंगे और यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा पहले से उनके स्वागत के लिए तैयार है। ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ मालदीव अपनी स्वतंत्रता के 60 साल मना रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और मालदीव, इसकी भी ये 60th एनिवर्सरी है। तो इस नाते ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आना इस बात का सबूत है एज गेस्ट ऑफ ऑनर कि मालदीव भारत को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। क्यों भारत ज़रूरी है मालदीव के लिए? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत मालदीव के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत मालदीव के अंदर सबसे बड़े पुल का निर्माण कर रहा है, जिसकी कुल लंबाई 6.7 किलोमीटर है, जो 4 द्वीपों को जोड़ेगी। माले की जो राजधानी है मालदीव की, उसको जोड़ेगी और थेलाफुशी इंडस्ट्रियल हब है मालदीव का, और ये जो पुल है वो अगले साल सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी भी अहम भूमिका है। यहाँ पर की पोजीशंस पे इंडियंस मौजूद हैं, और इसके अलावा जो 60,000 का हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो मालदीव की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस वजह से भारत और नेपाल की दोस्ती को ये दौरा और भी ज़्यादा पुख्ता कर देगा। आंचल, बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि दोनों का जो एक कल्चरल कांटेक्ट है इंडियन डायस्पोरा की वजह से, वो भी और समृद्ध होता हुआ नजर आएगा इस यात्रा के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे लगातार इस पूरी यात्रा पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। जब
जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और भारत और ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौता इस समय सुर्खियों में है। ये समझौता दोनों देशों के हित में है, इससे टैरिफ कम होने वाला है और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। तो किस तरह से ये पूरा जो समझौता रहा FTA को लेकर किनके हितों में है, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो किसानों के लिए वैश्विक बाजार किस तरह से खुलने वाले हैं, क्योंकि व्यापार शुल्क के खात्मे से भारतीय किसानों को ब्रिटिश बाजार में आसान पहुंच मिलने वाली है, जिससे वो अपनी उपज को अधिक अवसरों से बेच पाएंगे, यानी ज़्यादा अवसर होंगे उनके पास। अब इसमें जो डेयरी उत्पाद हैं, चाय, कॉफ़ी, मसाले, फल, सब्जियां, इनकी पहुंच ब्रिटिश बाजारों तक होगी। और अब जब ये सब बिकने वाला है तो इन उत्पादकों के हितों का इसमें पूरा ध्यान रखा गया। और वो कैसे हुआ? वो हुआ क्योंकि निर्यात पर जो सुरक्षा शुल्क है उसे शून्य करने से जो भारतीय कृषि किसान से जुड़े लोग हैं उन्हें फायदा हुआ। सीटा के तहत पारंपरिक ज्ञान, खास तौर से जो आनुवांशिक संसाधन जुड़े हुए हैं, उनके लिए पेटेंट की प्रक्रिया को मान्यता देने से भी किसानों को लाभ होगा। यानी पेटेंट मतलब उसको पंजीकृत कर दिया जाएगा उसी किसान के लिहाज से। व्यापार शुल्क के खात्मे से भारतीय किसानों को जो ये लाभ मिलेगा, उनकी पहुंच ब्रिटिश बाजार तक सुनिश्चित होगी, उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे ब्रिटिश बाजार में। वहीं अब रुख करते हैं ब्लू इकोनॉमी, यानी कि मत्स्य पालन। जब हम बात करते हैं जलीय कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिलेगा, ब्लू इकोनॉमी यानी कि हम मछली उत्पादन से कैसे बढ़ोतरी दर्ज कर पाएंगे। तो भारत का जो वैश्विक मछली उत्पादन है उसमें अगर देखें तो भारत का हिस्सा 7% से ज़्यादा है। ऑल ओवर अगर हम ग्लोबल तौर पर देखते हैं तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो मछली पालन से जुड़े हुए हैं। और ब्रिटेन में मछली पालन का 3 बिलियन का अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। अब इससे क्या होने वाला है, भारतीय समुद्री जो खाद्य निर्यातक हैं यानी एक्सपोर्टर्स हैं, वो सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। झींगा, अन्य समुद्री खाद्य उत्पादक यानी कि जो सब कुछ समुद्र से जुड़ा हुआ है उसमें बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट है भारत, वो उसकी उपलब्धता, उसकी सुनिश्चितता अब ब्रिटिश बाजारों में। अब जो तमाम राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो सी कोस्टल एरिया से जुड़े हुए राज्य हैं, उन्हें फायदा होगा। सीटा से भारत का जो मत्स्य निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उससे बढ़ावा मिलेगा। हमें समझना होगा कि जो एग्री सेक्टर के रिपलिंग इफेक्ट्स हैं, यानी कि इस FTA के रिपलिंग इफेक्ट्स डेयरी और मत्स्य पालन की इंडस्ट्री पर पड़ते हुए नजर आएंगे और उसका सीधा फायदा इनसे जुड़े हुए जो रोजगार से युवा हैं या किसान हैं उन्हें मिलेगा। अब आते हैं ज्वेल्स और ज्वेलरी जो सेक्टर है उस पर, जिसमें आभूषणों की बात अगर हम करें तो इस FTA से इस सेक्टर को रोजगार के मोर्चे पर असीम संभावनाओं के विकल्प मिलने वाले हैं। और इन उद्योगों में जो भारतीय श्रमिक हैं उन्हें सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि विस्तारीकरण हो जाता है जब आप एक समझौते के तहत जाते हैं वहां पर। अब सीटा के तहत जो सहयोगात्मक गतिविधियां हैं उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जो श्रमिक हैं उनका जो कौशल विकास है, यानी हर हाथ को प्रशिक्षण, हर हाथ को हुनर, उससे फायदा होगा। इसमें कौन कौन से हैं इंडस्ट्रीज? रत्न आभूषण, वस्त्र, चमड़ा यानी कि टेक्सटाइल, जूता चप्पल और फूड प्रोसेसिंग। अब FTA से जब हम महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होने वाला और युवाओं का भी, उनके लिए नए द्वार खुलेंगे अवसरों के। साफ तौर पे अलग अलग और विकल्प, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें हम नवाचार, नवोन्मेष की बात करते हैं, क्योंकि इसमें सरकारी खरीद की बढ़ोतरी को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ समर्पित कार्य समूह, यानी कि आपका जो वर्कफोर्स है उसको लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। और डाइवर्सिटी की वजह से हम जो लैंगिक समानता है, यानी वर्क प्लेस पर मेन एंड वुमेन का जो अनुपात है वो इक्वल रहेगा और इसीलिए दोनों के लिए अवसर समान रूप से उपलब्ध
करवाए जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री को भी इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो FTA उस लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट। युवा सोच और वैश्विक खोज, यानी जो भारतीय IT के पेशेवर हैं, कामगार हैं, उनके लिए ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से 3 साल की छूट, यानी ये सब FTA के अलग अलग पॉइंटर्स हैं जिसमें युवाओं को और जो कामगार हैं उनको लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के जुड़ने से जो हाई वैल्यू मार्केट है सर्विसेज का, उसमें और अवसर क्रिएट किए जाएंगे। और 3 साल की छूट जो मिली गई है सामाजिक सुरक्षा अनुदान से, उससे फ़ायदा होगा। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। और वहीं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत UK मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं EPIC ने इंडिया का ये अनुमान लगाया कि 2029-30 तक UK को इंजीनियरिंग निर्यात लगभग दोगुना होकर $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। UK FTA is a path-breaking deal, and it has made the template for future FTA deals. It has done a lot of groundwork and also involves not only the goods sector but the services sector. So it's a very unique deal. It also gives us great confidence that India has been able to do a win-win deal with UK at our terms which were never thought of, that we and UK could be doing a deal together on our own terms. और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे मॉनसून सत्र से जुड़े हुए। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब बात करते हैं मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति ने बिल ऑफ लेडिंग 2025 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। ये भारतीय बिल ऑफ लेडिंग अधिनियम 1856 का स्थान लेगा, और इसके अलावा ये विधेयक भारत के नौवहन कानूनों को वैश्विक व्यापार मानकों के अनुरूप बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करेगा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा से विधेयक पारित हो गया था। लोकसभा इस वर्ष मार्च में इस विधेयक को पारित कर चुकी है। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। आज लोकसभा में 2 विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। इसमें मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में ST वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके साथ ही लोकसभा में आज कई प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे। कई विधायी कार्यों के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, विदेश मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट रखी जानी है। साथ ही नियम 377 के तहत मामले भी सदन में उठाए जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज नए सदस्य संविधान की शपथ लेंगे। विधायी कार्यों की बात करें तो उच्च सदन में आज सरकार की कोशिश समुद्री माल परिवहन और तटीय नौवहन विधेयक पारित कराने पर होगी। समुद्री परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कैरियर्स की जिम्मेदारियों, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देना है। विधेयक में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन और सरल नियम व्यवस्था की बात की गई। इसके साथ ही कई निजी विधेयक पेश किए जाएंगे।
और बात ऑपरेशन सिंदूर की, जिस पर राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कार्रवाई केंद्रित और नपी तुली थी। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ सैन्य सुविधाओं के अलावा भारतीय नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान की इन उकसावे वाली जो कार्रवाइयां थी, उसका भारतीय सशस्त्र बलों ने कड़ा और निर्णायक जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद 10 मई 2025 को पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया। और नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, इस पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आखिरकार जिस तरह से लगातार हम मानसून सत्र में एक गतिरोध देख रहे हैं, क्या लगता है कब ये गतिरोध टूटेगा और तमाम जो विधेयक राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़े हैं उन पर चर्चा हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल आंचल, ये एक बड़ा सवाल है और आप देखें कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और विपक्ष को ये लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि वो जिन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता है, सरकार उन मुद्दों पर नियमानुसार चर्चा कराने को तैयार है और विपक्ष के जो भी सवाल हैं, सरकार उन सवालों के जवाब है वो भी देने को तैयार है। आप देखें कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी और जो उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव मामले में चर्चा की बात की थी और उसको लेकर हंगामा भी किया था। लेकिन सरकार की तरफ से जब ये आश्वासन दिया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने को तैयार है और विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद अचानक से कांग्रेस और उनके सहयोगी दल SIR के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन है वो दोनों ही सदनों में करने लगे। और न केवल सदनों में, आपने देखा भी वो तमाम विजुअल के सदन के बाहर भी वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष को ये समझना होगा कि अगर वो सरकार से सवालों के जवाब चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है सदन को चलने देना। और जो विपक्ष है वो उसकी कोशिश यही है कि लगातार किस तरह से डिस्टर्ब कर सकें। तमाम आप देखें चल कि तमाम देश से महत्वपूर्ण जुड़े हुए बिल हैं और देश के जो तमाम लोग हैं वो अपने सांसद और संसद सदस्यों की तरफ निगाह लगा के देखे हुए हैं कि उनके तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, उनके तमाम मुद्दों पर जो नियम कानून है वो बनेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करने पर तुला हुआ है और दोनों ही सदनों को चलने नहीं दे रहा है। आप देखें कि सीज फायर के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कितना बड़ा जो इशू है वो बनाया, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये लिखित जवाब दिया गया है कि जो सीज फायर है वो पाकिस्तान के जो DGMA है उनकी तरफ से उसके लिए निवेदन आया था। उसके बाद जो भारत के DGMA है उनसे बात हुई, तब सरकार ने सीज फायर का निर्णय लिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्या कह रहा है ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से जो अनुरोध किया गया था उसके बाद ये सीज फायर किया। आप देखें कि सिलसिलेवार तरीके से जो भी विपक्ष के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से उन जवाबों का जो उत्तर है वो लगातार दिया जा रहा है। तो अब विपक्ष को समझना होगा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा की जाने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, मुझे लगता है कि आज का भी दिन जो विपक्ष के लोग हैं वो जरूर हंगामा करेंगे। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो संसद का कामकाज है वो सुचारू रूप से चल पाए और लगातार जो कोशिश है वो तमाम नेताओं के द्वारा, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं ये क्योंकि आज का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल को भी समर्पित होता है, तो उस लिहाज से भी आज की जो कार्यवाही है वो बहुत अहम है। देखिए, बिल्कुल अहम है। और आप देखें कि जो तमाम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं, जो निर्दलीय सांसद चुन के आए हैं, जो अपने जनहित के मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि उनके इलाके में किस तरह की समस्या है, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल का आज दिन है। और निश्चित तौर पर जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको एक तरीके से सहयोग करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि जो छोटी छोटी पार्टियों के लोग हैं, जो निर्दलीय लोग हैं, पहली बार जो सांसद बन के आए हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनको अपनी बात रखने का मौका दे। तो ये देखना होगा कि विपक्ष का किस तरह का रवैया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से उनके लिए जो नए सदस्य हैं और अपनी बात को संसद में रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मानसून सत्र जो चल रहा है आज का दिन गतिरोध ना हो और अहम विषयों पर चर्चा संभव हो सांसदों के द्वारा।
बढ़ते आगे, नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम और चेहरा जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री। दोनों ही पदों पर इस नाम ने देश की तरक्की में कई ऐतिहासिक काम किए। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, वो दौर ऐसा चला कि उनके काम और उनकी नीतियों की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ा। आज यानी 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरा करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वो राज्य और केंद्र में मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यहाँ यह आंकड़ा उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थी, जबकि मोदी आज अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कुछ अन्य रोचक तथ्य भी शामिल हैं। मसलन वो पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ। वो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते। उन्होंने 2002, 2007, 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 19 और 2024 में लोकसभा के चुनाव जीते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों के। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर हैं स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? जी आंचल, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं उससे जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने महत्वपूर्ण स्थान देते हुए प्रकाशित किया है और इसके लाभ के बारे में भी बताया है कि निर्यात की 99% श्रेणियां शुल्क मुक्त व्यापार में होगी। 34 अरब डॉलर की वृद्धि। आपको बताएं कि 3 साल में रत्न आभूषण निर्यात 2.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की भी उम्मीद है और ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से 3 साल की छूट 75,000 भारतीय पेशेवरों को इससे फायदा मिलेगा। तो कितना लाभकारी है ये, इसको लेकर के मुक्त व्यापार समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उससे जुड़ी हुई खबर आज के सभी प्रमुख अखबारों में है। अगली खबर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पर कहा है और सवाल भी पूछा है कि क्या चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में आकर संविधान के विरुद्ध मृत स्थायी रूप से पलायन कर चुके 2 जगहों पर पंजीकृत और विदेशी मतदाताओं को मतदाता सूची में जगह दे सकता है। तो इस चुनाव के माध्यम इस पुनरीक्षण प्रक्रिया
को लेकर के सवाल के माध्यम से ये बात कही गई है। सीईसी ने कहा है साफ तौर पर कि बिहार में जो मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं से भी सवाल किए हैं कि क्या ये वाजिब है विरोध करना। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताएं कि नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि नियम तोड़ने पर एयर इंडिया को डीजीसीए से 4 नोटिस मिले हैं। एयरलाइन ने कहा है हालांकि कि समय सीमा के अंदर इसका जवाब दिया जाएगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया को विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में ये 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इस पर नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहुल ने बताया है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। एक और खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को अपने देश विदेश पेज पर लिया है और बताया कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस वजह से जंग के हालात बन रहे हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो विवाद की जड़ है उसकी क्या वजह है। साफ तौर पर मंदिर को हेरिटेज साइट में शामिल कराने पर ये झड़पें शुरू हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सैनिक हटाने के आदेश भी इसके बाद दिए थे। तो और इसका एक और पक्ष भी इस खबर में प्रकाशित किया गया जो बताता है कि अच्छे पड़ोसी माने जाते हैं थाईलैंड और कंबोडिया, ये दोनों ही देश। तो इस खबर को भी आज अखबार में स्थान मिला है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं जैसे अपना बिजनेस पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने लिया है और बताया है एक फैसले के तौर पर इस खबर को प्रकाशित किया है कि बिना हॉलमार्क वाले 9 कैरेट के आभूषण नहीं बिक सकेंगे। जी हां, भारतीय मानक ब्यूरो ने 9 कैरेट सोने पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है और नया नियम लागू हो चुका है। ये सबसे सस्ते सोने का विकल्प है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि अब तक केवल 24 से लेकर 14 कैरेट सोने पर ही हॉलमार्क अनिवार्य था, लेकिन अब 9 कैरेट के आभूषण पर भी हॉलमार्क जरूरी कर दिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की आंचल अगर बात करें तो आज के अखबारों इन खबरों को प्रकाशित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में तमाम अलग अलग क्षेत्रों से इन खबरों को इतने रोचक अंदाज में हम तक समेट कर लाने के लिए। और अखबारों की दुनिया के बाद आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ अन्य खास खबरों की तरफ। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खास खबरें। नेपाल में सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल ने पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के सक्रिय राजनीति में लौटने के प्रयास को ये कहते हुए अवरुद्ध कर दिया कि किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का पार्टी में भूमिका निभाना अनुचित। राष्ट्रपति पद पर भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च 2023 को समाप्त हुआ था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका इस महीने के अंत में होने वाले इजराइल के द्विराष्ट्रीय समाधान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद ने जबरदस्त हिंसा का रूप लिया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। थाईलैंड के अनुसार उन्होंने कंबोडियाई सीमा पर 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकी के बीच ईरान और यूरोपीय शक्तियों के बीच आज इस्तांबुल में परमाणु वार्ता होगी, जिसमें उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर बातचीत होगी। इस बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर इच्छा जाहिर की। 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष में गाजा की स्थिति बदहाल हो गई। ऐसे में संघर्ष में नया मोड़ तब आया जब कतर में चल रही युद्ध विराम वार्ता से अमेरिका ने अपनी टीम वापस बुलाई। यूक्रेन में एक नए भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर विरोध तेज हो गया। लोगों का कहना है कि इससे निगरानी एजेंसियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। साइप्रस के लिमासोल जिले के पहाड़ी इलाकों में जंगल में लगी आग ने काफी विकराल रूप लिया। आग पर काबू पाने के लिए 250 से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों और 75 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई। आयकर दाखिल करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल शुरू होने के बाद 4 साल के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 36% का इजाफा। ये संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में 6.72 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ पर पहुंच गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयकर दिवस के मौके पर विश्लेषण पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही वित्त मंत्री मधुकर मैस्कॉट को भी लॉन्च किया।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में भारत में एक्सप्रेसवे को लेकर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश में एक्सप्रेसवे की लंबाई 93 किलोमीटर से बढ़कर 5,110 किलोमीटर। राज्यसभा में संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासामी चंद्रशेखर ने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और वर्तमान में देश के 99.8% जिलों में उपलब्ध। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए बाजार अवसंरचना संस्थान और म्यूचुअल फंड निकाय एमफी के साथ मिलकर एक साझा निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। भारत का पहली बार फिडे महिला शतरंज विश्व कप खिताब जीतना तय हो गया। कल शनिवार को 2 भारतीय कुनर हम्पी और दिव्या देशमुख फाइनल में आमने सामने। कुनर हम्पी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चीन के टेंगजी लई को टाई ब्रेकर में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पराजित किया। हम्पी की इस जीत के साथ ही तय हो गया कि विश्व कप भारत के ही नाम होगा। इससे पहले दिव्या देशमुख ने बुधवार को चीन की पूर्व विश्व चैंपियन जोंगई टेन को हराकर खिताबी मुकाबले में बनाई थी जगह। फाइनल में पहुंचने के साथ ही दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 225 रन बना लिए। जैक क्रॉली और बेन डेकेट ने पहले विकेट के लिए 166 रन जोड़े। जैक क्रॉली 84 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। वहीं बेन डेकेट को 94 के स्कोर पर आउट कर अंशुल कंबोज ने अपना पहला विकेट हासिल किया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाने में सफलता पाई। दूसरे दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन से आगे खेलना शुरू किया। रविंद्र जडेजा अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके और 20 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी को बढ़ाया आगे। ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ जारी ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में पैर के फ्रैक्चर के बावजूद बल्लेबाजी के लिए उतरे। मैच के पहले दिन ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करते हुए पैर में चोट लगी और अब उनके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। मौजूदा टेस्ट में ऋषभ पंत के स्थान पर अब ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करेंगे। माना जा रहा है कि ऋषभ पंत की चोट से उभरने में उन्हें 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगेगा। भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 में पीवी सिंधु को हरा दिया। 7 साल की उन्नति ने एक कड़े मुकाबले में सिंधु को 21-16, 19-21, 21-13 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उन्नति का सामना दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी अकाने यामागुची के साथ। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। उस दिन वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। अब उनके कार्यकाल के आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कैसा रहा उनका 3 साल का सफर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारा महान गणतंत्र आज आगे बढ़ रहा है अपनी ताकतवर उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। इसमें भूमिका है भारत की 140 करोड़ से अधिक की जनता और उसके प्रतिनिधित्व की। आज हमारे गणतंत्र की शान हमारी प्रथम नागरिक और हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता और उनके दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। द्रौपदी मुर्मू ने सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी के बाद एक अध्यापिका के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। उसके बाद वे धीरे धीरे राजनीति में आ गईं। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की। रायरंगपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2 बार जीतकर विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल
और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच मंत्री बनाया गया। उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाई गयीं। साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश के युवाओं को निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। इतना ही नहीं, वे देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उन्हें भी प्रोत्साहित करती रहती हैं और लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति और रणनीति को मजबूत बनाने में वे निरंतर प्रयासरत रहती हैं। इसी प्रक्रिया में उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं भी की हैं। इस क्रम में यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, सर्बिया, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, स्लोवाकिया और पुर्तगाल जैसे देशों की यात्राएं भी कर चुकी हैं। उन्हें सूरीनाम के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी और ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया जा चुका है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही हैं और देश उनके नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नया सवेरा में अब बात मौसम से जुड़ी हुई। और नया सवेरा में वक्त है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले जिस तरह से हमारी रवायत है हम आपको दिखाएंगे गुजरात के राजपीपला की तस्वीरें जो मानसून के सीजन में हरे भरे शांत और खूबसूरत स्थल में बदल जाती हैं। आप लीजिए इन मनमोहक दृश्यों का आनंद और हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।